सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष योग सूत्र के प्रथम अध्याय यानी समाधिपाद के 45वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह 45वां सूत्र कहता है, सूक्ष्म विषयत्वम च आलिंग्य पर्यवसानम, अर्थात आलिंग पर्यंत सूक्ष्म विषयता होती है। आलिंग यानी जिसका चिन्ह नहीं है, जो अव्यक्त है। लिंग चिन्ह को कहते हैं, तो चिन्ह से परे अलिंग की अवस्था है, यानी जो अव्यक्त है। तो वह अव्यक्त, उसको मूल प्रकृति कहा जाता है। तो यह सूत्र कह रहा है कि वहाँ तक जो सूक्ष्म विषयता होती है, यानी क्रमशः जो है वहाँ से स्थूलता होती जाती है। स्थूलता का मतलब यही हो गया कि एक जो है कोई कार्य है, उसका कोई उपादान कारण है, यानी कार्य कारण के संबंध होते चले जाते हैं। तो कार्य कारण के संबंध मूल प्रकृति से लेकर के जो अभी हम सामान्य जो प्रकृति समझते हैं, जिसमें कि बड़े बड़े पिंड हैं, जीव हैं, इंद्रियां हैं, ये सब प्रकृति के तहत आ जाएंगे। तो जितने भी प्राणी हैं या अन्य जो भी वस्तुएं हैं, ये सभी स्थूल में आ जाएंगे। और क्रमशः जैसे जैसे हम इसके उपादान कारण की ओर लौटते हैं, तो वैसे वैसे हम मूल प्रकृति में चले जाएंगे, यानी अव्यक्त प्रकृति में चले जाएंगे, जिसको कि अलिंग अवस्था यहाँ पर बताया गया है। अब इसको थोड़ा अच्छा से समझेंगे। गीता में भी बताया गया है कि 8 प्रकार की प्रकृतियां होती हैं। अष्टधा प्रकृति ही भूमि आपो अनलो वायु खम मन बुद्धि रेवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो ये 8 प्रकार की प्रकृतियां बताई गई है, जिसमें कि भूमि है और जल है और अग्नि है, वायु है, आकाश है, और जो है अहंकार है, मन, बुद्धि। तो ये मन, बुद्धि, अहंकार और ये 5 तत्व जो हैं, ये मिलके 8 प्रकृतियां हो जाती हैं। तो अब यहाँ पर अहंकार का भी जो है, अगर हम देखें कि अहंकार से सूक्ष्म और क्या होगा, तो अहंकार से सूक्ष्म महतत्व हो जाता है। यह महतत्व क्या है? यह चित्त को ही एक तरह से महतत्व कहते हैं। और इस महतत्व से आगे और सूक्ष्म मूल प्रकृति है, जिसको कि प्रधान भी कहा जाता है। सांख्य योग में इसको प्रधान भी कहा गया है। अब जो इसके पहले के सूत्रों में समाधि की बात हुई थी, तो वितर्कानुगत समाधि थी, जिसमें कि स्थूल भूत जो हैं, स्थूल वस्तुएं जो हैं, उनका साक्षात्कार किया जाता है। इसके बाद जो है विचारानुगत समाधि हुई, जिसमें कि सूक्ष्म तत्वों का साक्षात्कार किया जाता है, तन मात्राओं का साक्षात्कार किया जाता है। जैसे कि मैंने इसके पिछले सूत्र में बताया था, थोड़ा पिछले सूत्र में आप चले जाइए, दोहराने की यहाँ पर मैं आवश्यकता नहीं समझता हूँ। कि
जो जैसे अग्नि है तो उसके जो ताप हैं तो वो उसका सूक्ष्म स्वरूप है। उसी तरह से जल है तो उसका सूक्ष्म स्वरूप जो हो गया, जो हमें नमी प्राप्त होती है तो वह जो है सूक्ष्म जल के रूप में मौजूद है। और अणुओं, छोटे जो बड़े बड़े पिंड हैं उसके जो अणु परमाणु हैं वे सूक्ष्म हैं। तो इनका साक्षात्कार होता है विचारानुगत समाधि में। अब इसके बाद आनंदानुगत समाधि होती है, जिसमें कि अहंकार का साक्षात्कार हो जाता है। और आनंदानुगत समाधि में अहंकार साक्षात्कार होता है जो कि इनका कारण है। और यह जो है अहंकार, जिसके कारण आनंद की अनुभूति होती है, तो वह इसका उपादान कारण है। अब फिर जब योगी इसका साक्षात्कार कर लेता है तो फिर इसका जो अहंकार का जो उपादान कारण है, महतत्व है, जो चित्त है, उसका साक्षात्कार होता है, जो कि अस्मितानुगत समाधि होती है। तो अस्मितानुगत समाधि में चित्त का साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन कहा जाता है कि वह जो चित्त का साक्षात्कार होता है, वह चित्त का साक्षात्कार एक तरह से वह अस्मितानुगत समाधि में जो अस्मिता होती है, यानी मैंपन होने की स्थिति होती है, वह साम्यावस्था होती है, गुणों की साम्यावस्था होती है, जिसको मूल प्रकृति भी कहते हैं। तो वहाँ तो चित्त का हो गया, चित्त यानी महतत्व की स्थिति। और इस चित्त में क्या होता है कि ये प्रथम विकृति होती है, चित्त को प्रथम विकृति माना जाता है। मूल जो प्रकृति है, प्रधान है, वहाँ तो गुणों की साम्यावस्था होती है, यानी सत सत्य में, रज रज में, तम तम में ही, उसी में तद्रुप रहते हैं। अब जब चित्त का निर्माण होता है तो उसमें सत्य प्रधान होते हैं और बाकी यानी रज उसमें क्रियात्मक हो जाता है और तम उसका अवरोधक हो जाता है, यानी उस क्रिया को रोकने की कोशिश करता है। तो यह स्थिति चित्त की होती है और अस्मितानुगत समाधि में इसका साक्षात्कार होता है। इसको कहा जाता है कि यह एक तरह से डायरेक्ट नहीं होकर के अप्रत्यक्ष होता है, यानी एक प्रकाश के रूप में इसमें आ जाता है, यानी वो प्रकाशित हो जाता है। जैसे कि रिफ्लेक्शन में, शीशे में हम लोग अपनी तस्वीर देखते हैं, जो कि प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है। अब अस्मितानुगत समाधि में, जिसमें असली मैं हूँ का बोध होता है, इसके बाद की एक अवस्था और आती है। अब जैसे यहाँ जो मूल प्रकृति है, इसके बाद जो है विवेक ख्याति की स्थिति आती है। इसके एक आगे और स्टेप है जो विवेक ख्याति का है। विवेक ख्याति में कहा जाता है कि यहाँ पर आत्मा का और चित्त का भेद पता चल जाता है। जो सूत्रकार हैं, ग्रंथकार हैं, वे इतना ही तक बताते हैं। और इनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि इसके बाद जो समाधि की अवस्था आती है, असंप्रज्ञात समाधि की, जिसमें कि आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार होता है, तो वहाँ पर वह चैतन्य अवस्था होती है और इसको ये जड़ बताते हैं। अब एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि यहाँ वह चेतन अवस्था जो होती है, तो इस अव्यक्त जो मूल प्रकृति है, इसके बारे में कहा जाता है कि इसका साक्षात्कार नहीं होता है, सिर्फ जो है अनुमान ही इसका लगाया जाता है, यानी मूल प्रकृति प्रधान का साक्षात्कार नहीं होता है। तो अब इसलिए नहीं मानते हैं कि साक्षात्कार नहीं होता है, क्योंकि यह इसको जड़ माना गया है और यह माना गया कि अगर इसका साक्षात्कार हो जाएगा, अनुमान लगा दिया जाएगा,
तो फिर एक प्रश्न उठेगा कि फिर इसका जो है कारण कौन है, इसका उपादान कारण कौन है। और इस प्रकार से यह अनावस्था दोष आ जाएगा, यह रिग्रेस होने लगेगा। कहाँ तक होने लगेगा, तो ये कहते हैं कि ये इन्फिनिटी तक फिर चला जाएगा रिग्रेस होते होते। तो फिर यहाँ पर इसको ब्लाइंड एंड कर देते हैं, कहते हैं कि अब जो है ये अव्यक्त मूल प्रकृति होगी, इसका साक्षात्कार नहीं हो गया, तो इसको फिर इसका लांग करके, इसको अतिक्रमण करके सीधा परमात्मा का आत्मक साक्षात्कार बतला देते हैं। इस तरह से इसको अनुमान गम्य मान करके इसको लांग जाना हमारी समझ में सही नहीं है। विवेक ख्याति की स्थिति में न सिर्फ चित्त का और इसका आत्मा का, इसके भेद का बोध होता है, बल्कि इनका मिश्र स्वरूप, यानी कि ऐसी स्थिति जो कि एक तरह से अभेद स्थिति हो जाए, इस तरह से ऐसी स्थिति जो कि इसके परे हो जाए और जिसमें कि डुअल नेचर हो, दो तरफा प्रकृति हो, कि एक तो ये प्रकृति भी हो गया, एक चेतन भी हो गया, तो ये दोनों के जो गुण हैं ऐसे होते हैं, ऐसी स्थिति होती है। तो इस स्थिति को विवेक ख्याति में इस स्थिति का साक्षात्कार होता है। यह सूत्रकार को, ग्रंथकारों को और योगियों को इसको मानना चाहिए, अन्यथा फिर यह वे अनावस्था दोष की वजह से ऐसा बतला रहे थे। एक दोष इसमें और आ जाएगा कि सीधा आप चेतन से जड़ में कैसे जंप कर जाते हैं और कैसे उसका प्रभाव आता है, कैसे उसका विलक्षण प्रभाव इस जड़ तत्व जिसको आप बता रहे हैं उसमें दिखता है। तो एक ये है जो डुअलिटी होती है, दोहरापन होता है, वो दो तरह की प्रकृति एक साथ जिसमें हो, और इसको रामकृष्ण परमहंस भाव समाधि की अवस्था बतलाते थे, जिसमें कि इस चीज़ का ही बोध होता है। तो यह बात बिल्कुल सत्य है, भाव समाधि में उसका बोध होता है। और यह मानना चाहिए कि इस विवेक ख्याति की अवस्था में सिर्फ इसका भेद नहीं होता है कि चित्त का और आत्मा का भेद हो गया, यह पता चला, वे कैसे अभेद है इसका भी पता चलता है, भेद का ही नहीं अभेद का पता चलता है। और यहाँ पर ही असली पैराडॉक्स यहाँ पर है, असली जो है एक उलटबांसी पहेली यहाँ पर है। परमात्मा में उतनी उलटबांसी पहेली नहीं है जितना कि इस स्थिति में है। तो इसलिए यह स्थिति सबसे महत्वपूर्ण है, विवेक ख्याति की स्थिति। इस स्थिति पर जो साक्षात्कार है, विवेक ख्याति समाधि में जो साक्षात्कार है, वह सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ के बाद फिर समझ में आता है कि कैसे आत्मा परमात्मा जो है एक प्रकृति के साथ एक स्वरूप है। तो मूल प्रकृति का प्रधान का साक्षात्कार होता है। प्रधान को आप अनुमान गम्य नहीं बता सकते, वह भी अनुभव गम्य है। अनुमान गम्य का कोई स्थान नहीं है। अनुमान का साधना के तल पर हम यह नहीं उसको प्रमाणित नहीं कर सकते, साधना के तल पर उसका वैल्यू नहीं दिया जा सकता है, वह फिर एक कल्पना हो जाएगी, वह तुक्का हो जाएगा। तो जो साक्षात्कार है, जो समाधि है, उसमें हमें यह समझना पड़ेगा कि विवेक ख्याति की स्थिति में हमें इन दोनों प्रकृतियों का, यानी परमात्मा की प्रकृति का और इसका, और ये जो प्रकृति है इसकी प्रकृति का, दोनों के गुण का हमको अनुभव होता है। और दोनों किस तरह से एक दूसरे से एकदम मिले ही हुए हैं और दोनों का कैसे प्रभाव है, वह उसका हमें बोध होता है। वो वहाँ सीधे हम जंप नहीं करते हैं। वह जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स होता है जिसमें कि बिहेवियर दोनों तरह से होता है, उसी तरह से होता है कि पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है, दोनों प्रकार का नेचर होता है। उसी प्रकार से विवेक ख्याति की स्थिति में वही जड़ भी है और वही चेतन भी अवस्था है। वह चित्त की वह अवस्था होती है, मूल प्रकृति की वह अवस्था होती है। तो मूल प्रकृति जब चित्त साक्षात्कार करता है तो कहते हैं कि भाई चित्त कैसे साक्षात्कार कर लेगा, अगर कर लेगा तो फिर उसका साक्षात्कार फिर बतलाना पड़ेगा कि फिर वो किससे बना। तो परमात्मा को निमित्त कारण मान करके इसको बताते हैं कि ये बना। तो आप निमित्त कारण ना करके बता रहे हैं, लेकिन वह जो है कि ऐसा स्टेज है, ऐसी अवस्था है कि जिसमें निमित्त कारण और उपादान कारण ये दोनों ही मिल जाते हैं। वह ऐसी स्थिति है जिसमें कि जड़ और चेतन दोनों मिल जाते हैं। वह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि सविचार समाधि और निर्विचार समाधि दोनों मिल जाते हैं। वह ऐसी स्थिति है जिसमें कि आपका
असंप्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात समाधि, ये दोनों मिल जाते हैं। तो उस स्थिति में इस तरह से वो उनका मिलन होता है, इसलिए वो भाव समाधि, उसको रामकृष्ण परमहंस ने भाव समाधि के अर्थ में इंगित किया है। और यह अलग बात है कि वे समझा नहीं पाए उतना अच्छा से, परंतु यह बात समझ लेनी चाहिए योगियों को कि एक ऐसी मध्य की अवस्था है जिसमें कि जो मूल प्रकृति जो अप्रकट है वह भी प्रकट होती है। तो वह अव्यक्त है, वह सिर्फ अनुमान गम्य नहीं है, बल्कि वह अव्यक्त है तो किसी के सापेक्ष में, पहले के सापेक्ष में अव्यक्त है। मूलतः वह अव्यक्त नहीं है, वह अव्यक्त होता वह अभिव्यक्त है। जब परमात्मा व्यक्त है तो यह मूल प्रकृति कौन सी चीज है कि व्यक्त नहीं होगी? परमात्मा से सूक्ष्म नहीं है, क्योंकि गीता में भी कहा गया है और श्रुति में भी कहा गया है कि गीता में कहा गया है अपरायमितः तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, यानी मैं इससे भी परे हूं, इस अपरा से भी मैं परे हूं प्रकृति। तो वह ज्यादा अव्यक्त है, वह ज्यादा सूक्ष्म है, परमात्मा ज्यादा सूक्ष्म है। तो सूक्ष्मता का जो विषय है तो वो यहाँ से लेकर के परमात्मा पर्यंत सूक्ष्मता का विषय है। और जो ये कहते हैं कि उसका नेचर अलग है, उसके गुण अलग हैं, तो यहाँ पर उसकी एक कंटिन्यूटी श्रृंखला है और उस श्रृंखला को बिल्कुल एब्रप्ट नहीं है, एक कोई दीवार नहीं खड़ी कर दी गई है कि अब यहाँ के बाद आप यहाँ जंप करेंगे। ये निरंतरता, कंटिन्यूटी है यहाँ से लेकर परमात्मा तक, कहीं पर कोई इस रेंज में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये अलग बात है कि इन दोनों तरह के जो विरोधाभासी गुण धर्म मालूम पड़ते हैं, उसके बीच में एक ऐसी स्थिति भी है जिसमें दोहरा नेचर है, जैसे दिन है और रात है के बीच में एक संध्या काल है। ठीक उसी तरह से यह संध्या काल हमें इंगित करता है कि रात है और दिन है, तो उसी तरह से यह इंगित करता है कि परमात्मा है इधर है, इधर प्रकृति है, इन दोनों के मध्य में भी एक अवस्था है, परमात्मा और प्रकृति के मध्य भी एक अवस्था है। और वह अवस्था जो अव्यक्त अवस्था जिसको कहा जाता है, वह अव्यक्त अवस्था, अव्यक्त पहले के संदर्भ में यानी स्थूल भूतों के संदर्भ में वह अव्यक्त है, न कि परमात्मा के संदर्भ में अव्यक्त है, और न कि जो समाधि होती है उस संदर्भ में उस योगी के लिए भी वह अव्यक्त नहीं है, वह उसके लिए व्यक्त है, उसके लिए वह प्रकट है। उसके पहले के जो साधक हैं जिन्होंने उसका साक्षात्कार नहीं किया है, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया है, उनके लिए वे अव्यक्त हो सकते हैं, परंतु उनके लिए वे अव्यक्त नहीं है जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया है, जिन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया है, उनके लिए वह स्थिति अव्यक्त बिल्कुल भी नहीं है। उनके लिए वह स्थिति प्रकट है और वह अनुमान गम्य नहीं है, बल्कि अनुभव गम्य है। यह 100% सत्य, इसको ध्रुव सत्य समझिए, और वह दोहरे नेचर का है। बस इतना सा मैं कहना चाहूँगा। तो यह जो सूत्र है, यह सूत्र काफ़ी महत्वपूर्ण सूत्र है, इसी अर्थ में महत्वपूर्ण है। अब कुछ ग्रंथकार कहते हैं कि यहाँ तो पतंजलि जी ने बताया ही नहीं उस विषय में, अगर उनको बताना होता तो अवश्य ही बताते। तो हर चीज़ नहीं बताई जाती है, उन्होंने इतना भी कह दिया कि वहाँ तक सूक्ष्म पर्यंत है। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने कहा कि यह जो है अनुमान गम्य है, अनुभव गम्य नहीं है, ऐसा उन्होंने कहीं नहीं कहा। दूसरी बात है कि सीधा सीधी अगर आप जंप करते हैं तो फिर यह एक दोष आएगा और आपकी जो फिलॉसफी है वो पूर्ण नहीं मानी जाएगी, उस फिलॉसफी में दोष माना जाएगा, क्योंकि आपको यह बतलाना पड़ेगा कि चेतन से जड़ किस तरह से प्रभाव डालता है, कैसे प्रभाव आएगा, यह एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। और अगर हम दोहरा नेचर मानते हैं, जैसे कि विवेक ख्याति की स्थिति में है, वहाँ दोहरा नेचर बताने के लिए ही विवेक ख्याति की स्थिति है, और यह जो है हम लोग के शास्त्र में बताया गया है। अब उसको कुछ ग्रंथकार मान रहे हैं, उस बात को मानते हैं, लेकिन कुछ जो है अधिकतर जो है नहीं मानते, उसको सीधा सीधी जंप मानते हैं, तो यह उचित नहीं है। तो आज इतना ही, इसके बाद हम आगे के सूत्र में देखेंगे पतंजलि जी क्या कहते हैं। ओम हरि।